नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, या यूं कहिए कि फिलहाल सोनिया गांधी विदेश गई हुई हैं और ऐसे में कांग्रेस को एक जोर का झटका लगा हुआ है। और जोर का झटका तब लगा जब कांग्रेस के सबसे विश्वस्त, भरोसेमंद और एक अनुभवी नेता माने जाने वाले गुलाम नबी आजाद ने बाकायदा 5 पेज की एक दर्द भरी चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। राजनीतिक गलियारों में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर में गुलाम नबी आजाद, जो लगभग साल भर से बहुत ज्यादा नाराज थे कांग्रेस के वर्किंग कल्चर को लेकर के, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो सचमुच में उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को धो दिया। जी हां, किस तरह से, किस अंदाज में धोया और क्या उसके कारण रहे, क्या इसके नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे। लेकिन इस वक्त फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अभिनव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे त्वरित टिप्पणी लेते हैं। सबसे पहले सवाल तो अजय वर्मा जी से ही। वर्मा जी, जोर का झटका धीरे से या जोर का झटका जोर से लगा है, क्या कहना चाहेंगे आप? दिवाकर जी, सबसे पहले तो मैं देश के लोगों को, आपके दर्शकों को ये बता दूं जी कि जिस वक्त राजनीति में पॉलिटिकल, देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी चीजों को आमूल परिवर्तन के लिए चीजें करी जा रही हैं। गुलाम नबी साहब हमारे वरिष्ठ सीनियर पुराने कांग्रेसी नेता थे और यूपी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे। मैं भी कांग्रेस एनएसपी की राजनीति करता था, तो मुझको भी उन्होंने एक बार प्रदेश की कमेटी में स्थान दिया था और पीसीसी का मेंबर बनाया था। जी जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजाद साहब, जिस वक्त हम पूरा देश में सोशल फैब्रिक खत्म हो रहा हो, देश में महंगाई का जोर हो, देश में मुद्दे की लड़ाई खत्म हो, देश में केवल एक एजेंडा ध्रुवीकरण का चल रहा हो, तो उस वक्त हम लोग एक यात्रा निकालने का पूरा प्रपोजल हमारा था। 4 सितंबर को तो हम दिल्ली के रामलीला मैदान में इस सब के ऊपर एक बड़ा देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद 11 तारीख से हम अपनी एक यात्रा निकालने की तैयारी 7 तारीख से है हमारी। ऐसे समय में गुलाम नबी साहब ने, जब मैडम दिल्ली से गई थी अपने इलाज के लिए, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी और राहुल जी, तब कह के गई थी गुलाम नबी साहब से पर्सनली फोन पे बात हुई थी कि हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज है, बात करेंगे, निर्णय करेंगे किसे क्या करना है, रणनीति बनाकर। लेकिन गुलाम नबी साहब, अब ये तो चूंकि गुलाम नबी साहब से आप बात करेंगे, वो बता सकते हैं कि उन्हें क्या पीड़ा थी, क्या नहीं थी। अभी आपने देखा होगा, हम अनुकरण नहीं कर रहे किसी का, लेकिन रणनीति की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में केवल मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और प्रधानमंत्री पद के दावेदार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब को सब कुछ रहते हुए भी संसदीय मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया बोर्ड से। हमारे यहाँ तो गुलाम नबी साहब का पूरा सम्मान था, लेकिन ये बड़ा दुखद था कि इस टाइम देश को और कांग्रेस को उनको सहयोग करना चाहिए था और वो इस पदों से इस्तीफा देकर चले गए। भाई, घर में विचार तो सबके भी 5 लोग हैं, उनके भी नहीं मिलते, कोई बात थी तो उन्हें बतानी चाहिए थी। इतने सीनियर थे, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय केंद्रीय रहे हैं, प्रदेश में देश के जनरल सेक्रेटरी के इस पदों के प्रभारी रहे हैं। हमको भी 40 साल के करीब दिवाकर जी राजनीति करते करते हो गए। हम भी एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस देश पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, देश के टैबी पैनलिस्ट, सारी चीजों पे रहे हैं। अब हम इसी बात पे नाराज होकर छोड़ के चले जाए कि जब हमें राज्यसभा नहीं बनाया, मंत्री नहीं बनाया। अजय जी, आप वरिष्ठ नेता हैं और आप भी मान रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद उत्तर प्रदेश में किस तरह से भूमिका सांगठनिक स्तर पर निभा चुके हैं, और गुलाम नबी आजाद के काबिलियत पर और उनके पेशेंस पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आप जानते हैं गुलाम नबी आजाद को और आप खुद कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता हैं। सर, सवाल तो यह है कि पिछले 10 से 11 महीनों के दौरान सार्वजनिक तौर पर गुलाम नबी आजाद ने जिस संयत और गंभीर तौर तरीके से सवाल उठाया कि अब तो कांग्रेस पार्टी को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस ढर्रे पर चल रही है, सत्ता तो दूर अपने संगठन को नहीं बचा पाएगी। यह दर्द उस नेता का था जो संजय गांधी के प्रोडक्ट कहे जाते हैं और जो माने जाते हैं और जो हमेशा से वरिष्ठतम पदों पर रहे हैं, और उन्होंने मुश्किल दौर में कांग्रेस का साथ निभाया है।
तब भी आपकी टिप्पणी इस तरह से होगी सर? नहीं, देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जी। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब पार्टी में सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के जो लोग थे वो आज फर्स्ट लेयर और टॉप प्रायोरिटी के लेयर्स पे 20 साल 30 साल 40 साल में पहुंच रहे हैं। निकट भविष्य में चूंकि अभी महीने बाद गुजरात का चुनाव था, आपको याद हो पिछली बार नेक टू नेक हम चुनाव पे रहे जी। और किस तरह से चुनाव आयोग के मूवमेंट के तहत हम लोग हारे हैं, ये सब जानते हैं। और हिमाचल में चुनाव है और कश्मीर में बीडीसी के चुनाव है, फिर विधानसभा के चुनाव जो ठीक है। देश की सरकार का जो एजेंडा चल रहा है उसके खिलाफ अगर जनता में वरिष्ठ लोग और वरिष्ठ नेता नहीं उतरेंगे और इस तरह से इस्तीफा, पर्सनल पीड़ा में मानता हो सकती है, लेकिन पार्टी ने आजाद साहब को बहुत कुछ दिया है। उनका आशीर्वाद हमेशा पार्टी पर बना रहना चाहिए था। बड़ों का आशीर्वाद, बुजुर्गों की, युवाओं की शक्ति, ताकत, जोश और लेके चल के एक पार्टी का गठन और संगठन होता है और उसी के तहत आगे बढ़ते हैं। देखिए सत्ता तो दिवाकर जी आती रहती है जाती रहती है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, अब ये 8 साल में इतने बेचैन हो गए हैं कि देश को ये समझने लगे कि कुछ भी कर देंगे, कुछ भी बेच देंगे, कुछ भी खरीद लेंगे, कुछ भी तोड़ देंगे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पर जो आप अटैक कर रहे हैं, हम अभी अभिनव शर्मा जी से पूछेंगे। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में भी जो भूमिका थी और जिसके लिए उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा हुई, अभी आपने कहा ना कि फोन पर सोनिया जी ने कहा था कि हम आएंगे, लौटते हैं तो बातचीत होगी। एक नई जानकारी अभी स्टार न्यूज के माध्यम से, आपके माध्यम से ये दी जा रही है। मैं आपसे सवाल ये करता हूं। सही न्यूज है ये, जी सही है, बात होके गई है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप, मैं जो बता रहा हूँ आपको। जी 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 जी, मैं सर, आप वरिष्ठ नेता हैं, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि गुलाम नबी आजाद की भूमिका जम्मू कश्मीर में भी सीमित की जा रही थी और उन्होंने पत्र में, जो 5 पन्ने का पत्र है, उसमें बाकायदा जिक्र किया है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी उनको एक तरह से उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की गई और राहुल गांधी उन्हीं सबको पुचकार रहे हैं, उन्हीं सबको महत्व दे रहे हैं। ये तो एक वरिष्ठ नेता की बेइज्जती हुई, उसको साइड लाइन करने का एक बेहतर तरीका निकाला गया। मैं पत्र के मजमून का जिक्र कर रहा हूं सर। देखिए वो क्या लिख रहे हैं ये आज तो साहब आपको आजाद साहब बताएंगे जी। मैं उस पत्र में जो कुछ भी उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है। उनको वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया हुआ था, उनको वहाँ सारी चीजों का बनाया हुआ था। अगर कोई चीज थी तो घर की चीज चर्चा घर में कर सकते थे। हाँ। सार्वजनिक जब उसका हल नहीं निकलता, सार्वजनिक चर्चा ना करके अब इस पर आदमी में ही नाराज होने लगूं कि नहीं साहब मुझे अभी राज्यसभा नहीं बनाया, मैंने मांग करी, मैं मिला तो मैं क्या, इसको अपने अपने विचार हैं। अब उनकी कब तक कितनी आस्था थी इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या थी भाई, वो तो ज्यादा बेहतर वो बता सकते हैं। तो फिर भाई कमान देखिए, अभी जयराम रमेश साहब का, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं और आपने सुना भी होगा कैसे है क्या है। हम इस चीज में तो नहीं, लेकिन दुखद है इस वक्त उनका जाना। हाँ, लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे दूं एवी स्टार न्यूज के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री आरएस चिब ने कांग्रेस छोड़ दी है। ये अभी अभी की खबर है, ये आपके लिए भी ब्रेकिंग हो सकती है। और आजाद के समर्थन में 5 पूर्व विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। दिसंबर में चुनाव होना है सर, ये स्थिति कर दी आपने। एक बड़े नेता को इतना मजबूर कर दिया और ये प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। देखिए सुबह से ये न्यूज चल रही थी, मैं विभिन्न चैनलों पे था डिबेट में जी, तो सुबह भी जो है पूर्ण 2-4 एमएलओ के नाम सुबह से उसमें थे। अब देखिए तो निष्ठा से जो लोग जिसके साथ हैं उसमें होगा। अभी पार्टी हाईकमान हमारा निर्णय लेगा कैसे करना है, क्या करना है। हम लोग भी हम भी अपनी है कैसे है क्या है उसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त ये बहुत दुखद है कि गुलाम नबी साहब को इस वक्त देश की समस्याओं से लड़ना चाहिए था, छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। अब अभिनव शर्मा जो बीजेपी प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर से, हम सीधे जुड़ रहे हैं। अभिनव जी, बात तो कांग्रेस की समस्या की थी, लेकिन एक सवाल उठा दिया कि गडकरी साहब को आप लोग तरजीह नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? दूसरा गुलाम नबी आजाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, आपने सुना होगा, और वरिष्ठ नेता हैं अजय वर्मा जी। देखिए ऐसा है जी, अजय वर्मा जी की प्रतिक्रिया मैं सुन रहा था। उन्होंने ये कहा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन कांग्रेस में परिवर्तन का कोई नियम नहीं है। अच्छा। पिछले 3-4 साल से गुलाम नबी आजाद और बड़े नेता इनके कपिल सिब्बल ये कह रहे थे कि कांग्रेस की लीडरशिप में परिवर्तन होना चाहिए, ये समय की जरूरत है। ये
गुलाम नबी आजाद ने पहला सिग्नल दिया था कांग्रेस की बागडोर जिनके हाथ में है, वो आपको पता है गांधी परिवार की, और किसी के हाथ में हो नहीं सकती। उसके बाद उन्होंने 2-3 बार और ऐसे सिग्नल दिए जिससे पता लगता था कि गुलाम नबी आजाद साहब की बात कांग्रेस में मानी नहीं जा रही है। लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रेसिडेंट विकार रसूल को अपॉइंट किया गया, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब का कोई कंकरेंस, कोई एग्रीमेंट, कोई अप्रूवल नहीं था जी। इन 3-4 डेवलपमेंट से साफ पता चल रहा था कि गुलाम नबी आजाद साहब पार्टी उनको सीरियसली नहीं ले रही है जी। और एक बड़े इतना टॉल लीडर, इतने बड़े कद का लीडर जिसने 50 साल कांग्रेस में दे दिए जी। अपना यूथ भी दिया और 50 साल दिए, उसको आप ऐसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज पिछले 1 साल से साफ जतला रही थी कि वो कांग्रेस की नीतियों से खुश नहीं है और खासतौर पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नीतियों से खुश नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने अपने पत्र में इसका जिक्र किया। मैं अजय वर्मा जी से सवाल कर लेता हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर का पूरा प्रभार देने की बात थी और चुनाव समिति के वो अध्यक्ष थे और रसूल साहब की नियुक्ति को लेकर के गुलाम नबी आजाद से अप्रूवल तक नहीं लिया गया था। इतने बड़े लीडर का इस तरीके से उसकी बेइज्जती करना या उसको इस तरह से साइडलाइन करना, ये हाई कमान की मनमानी नहीं, प्रकारांतर से राहुल गांधी की मनमानी नहीं तो और क्या है? अजय वर्मा साहब। देखिए दिवाकर साहब, मैं आपको ये बताऊं जी। कांग्रेस की इंटरनल पॉलिसी क्या थी, उस मीटिंग में कौन था, उसकी जो वर्किंग सीडब्ल्यूसी के हमारे जो संसदीय बोर्ड के मेंबर जो मैडम ने बनाए हुए हैं हाई कमान से पूरे देश से। मेरे भाई अभी कह रहे थे जम्मू कश्मीर के साहब गुलाम नबी साहब आजाद की उसमें सहमत नहीं रही। क्या गुलाम नबी साहब जिस वक्त अंदर थे या बाहर थे, ये वहाँ थे मौजूद? जो ये आइडिया तो लगा सकते हैं, अनुमान तो लगा सकते हैं। गुलाम नबी साहब को हो सकता है किसी कुछ और चीजों से प्रॉब्लम रही हो और वो उस चीज खुल के ना कह रहे हो और उस चीज की वजह से गुलाम नबी साहब इस चीजों पे देखिए, उनको स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बना रखा था। कश्मीर के वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार रहे, कई स्टेटों के जनरल सेक्रेटरी प्रभारी इंचार्ज रहे और राजीव जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में और सबके टाइम में कांग्रेस का था वो परिवार थे। और उनको तो इस वक्त फिर मैं कहूंगा कि बहुत दुखद था और आश्चर्यजनक मुझे इसलिए लग रहा है कि कोई बात थी तो उसमें कहीं कोई दिक्कत कोई होती थी। एज ए बुजुर्ग देखकर उनको समझा के बता के चीजें करते जैसे पहले से दिया जाता है। अब उनको कोई चीज बुरी अगर लगी है, वो इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तो भाई गुलाम नबी साहब स्वतंत्र है, उन्होंने कहा है कोई चीजें हैं और उसका हाई कमान के पास तो ये देखिए, अभी पीछे आपने कुछ समय पहले देखा कि जतिन प्रसाद जी भी चले गए थे, आरकेएन सिंह भी चले गए थे, कपिल सिब्बल साहब भी थे जब राज्यसभा के चुनाव थे। तो राज्यसभा के चुनाव में भी बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई थी। तो आजाद साहब का अपना नजरिया है और कांग्रेस पार्टी का निर्णय यह है कि अब राहुल जी आएंगे और मैडम आएंगी, देखते हैं क्या निर्णय है, कैसे है, क्या नहीं है, क्या करेंगे आने वाले कल में। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्या मनाएंगे? देखिए, मैंने कहा ना क्या निर्णय लेंगे, कैसे करेंगे, आज की स्थिति तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे टाइम में जब 4 तारीख को हमारा राष्ट्रव्यापी अभियान हो और देश में रामलीला मैदान से एक मैसेज उन मुद्दों पे, जिन मुद्दों पर सारी चीजें चल रही है होने का हो। लेकिन अब हाईकमान क्या निर्णय लेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, आम राय मशवरा करेंगे। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र कायम है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। ठीक है, मना लेना चाहिए या नहीं? हमारे यहाँ वन मैन शो नहीं है। मना लेना चाहिए या नहीं? हम तो कह रहे हैं ये प्रजातंत्र का देश की सरकार, देखिए सारे ऑप्शन पॉलिटिक्स में सारे ऑप्शन खुले हुए होते हैं। देश की सरकार के राज्य की तरह हमारे यहाँ वन मैन शो नहीं है कि जहाँ व्यक्ति बड़ा है पार्टी छोटी। अरे मान जाएंगे। एक बात मैं आपके सामने और रखता हूं, गुलाम नबी आजाद को क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते कि अगर कांग्रेस वहां पर जीती है भावी चुनाव में तो गुलाम नबी आजाद वहां के मुख्यमंत्री होंगे? गुलाम नबी आजाद साहब तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अब आगे अगर कांग्रेस सरकार में आती है या लोगों ने उनसे बात की, उन्होंने इसको अपने उस वक्त जो मुझे मेरे सूत्रों से, विश्वसनीय सूत्रों ने बताया था कि उस वक्त उन्होंने मना किया था कि भाई नहीं, मैं अपने उसमें जब राज्यसभा के चुनाव थे तो ये बात चली थी वहाँ जी, ये चर्चा परिचर्चा हुई थी जी। तो अब ठीक है, आज की तारीख में वो क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा के जा रहे हैं। आज तक वो, आज से पहले तो उन्होंने कोई आरोप लगाए नहीं थे। अब जाने के लिए कोई चीजें बहाना चाहिए तो सब चीजें उसी वक्त होती हैं।
अजय जी में ना तो पॉलिटिक्स में कोई जी स्थिर दुश्मनी होती है ना स्थिर दोस्ती जी, होती है। ये सवाल मैंने पूछा था, मेरे सूत्र ने जानकारी दी कि तात्कालिक नाराजगी का कारण यही है कि एक तो जम्मू कश्मीर में उनकी बेइज्जती एक छोटे से अदने से कार्यकर्ताओं के समूह के द्वारा या कुछ नेताओं के द्वारा, दूसरा उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट न किया जाना, तीसरा राज्यसभा के लिए भी कांग्रेस की एक बड़ी ताकत थे, उनको फिर से कोई मौका न देना, राहुल की मनमानी नहीं थी तो और क्या था? देखिए मैं दिवाकर जी फिर आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं और उस परिवर्तन में चीजें बदलती रहती हैं, प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। हाईकमान का ये निर्णय था, संसदीय बोर्ड का निर्णय था कि भाई इस बार बहुत सारे वरिष्ठ लोग जैसे रह गए थे, जैसे कपिल सिब्बल साहब रिपीट नहीं हो पाए, गुलाम नबी साहब नहीं हो पाए, आनंद शर्मा साहब नहीं हो पाए। हमने भी रिक्वेस्ट की थी, हमने भी अनुरोध किया था, नहीं है तो नहीं है, हमारे साथी हैं पवन खेड़ा जी, उन्होंने भी अनुरोध किया था, लेकिन इसका मतलब कोई है कि हम नाराज होकर छोड़ दें और चले जाए। निश्चित रूप से आप भी एक वरिष्ठ नेता हैं और आपकी भी चाहत होगी, लेकिन आप नाराज नहीं हो रहे, ये आप कहना चाह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो फिर अजय जी एक सवाल है, गडकरी को संसदीय बोर्ड से अगर हटा दिया गया तो आप लोग तो हर एक मुद्दे पर जब चर्चा होती है तो गडकरी का जिक्र करते हैं, किस मुंह से कर रहे हैं उनकी चर्चा? कि उनका एक स्टेटमेंट जो कल अखबार में आया है, जो उन्होंने डिबेट चल रहा है, वो आपको भेज दूं जी। गडकरी साहब फ्रंट लाइन के थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं अच्छा, आज की तारीख में भी, और आरएसएस के भी वो उस लग के वो थे। लेकिन चूंकि बीजेपी में एक नई पर पार्टी, जब से मोदी साहब आए, भारत 2014 के बाद आजाद हुआ है, तो आजादी जब 2014 के बाद मिली है, तो इसलिए उनका जो सिस्टम था, गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। अब मोदी जी को ये लगता है कि जिस तरह से हिटलर को ये लगता था कि अगर कोई भी उसका परिचित हो या जानकार हो या एसएस फोर्स का आदमी हो या इनकी नाजी पार्टी का आदमी हो, ज्यूज से तो वो नफरत करते थे, ज्यूज तो 10 लाख से ज्यादा मारे थे और 5 लाख ज्यूज छोड़ के गए थे जर्मनी से, तो उनको भी ये लगता था हिटलर, एडोल्फ हिटलर को, कि नहीं उसको जिस तरह से भी उसका सट आउट किया जाए जी। तो ऐसी कुछ नीति जो है वहाँ की एडोप्ट करके देश के राजा ने कर रखी है। खैर, और उनका उद्देश्य मेन ये है कि किसी भी तरह से तोड़फोड़ करी जाए दूसरी पार्टियों में, अपना तो इनका कोई था नहीं आधार। चलिए इस पे बाद में बात करेंगे ना। आपने जो आरोप लगाया, हाँ अभिनव जी, आपने इसका जवाब नहीं दिया। हालांकि जिसके घर में आग लगी हो या जिसका घर खुद ही कई जगह से टूट फूट रहा हो, वो दूसरे के घर पे पत्थर मार रहा है। आप कह सकते हैं अजय जी यही कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो देना चाहिए कि गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया, आपने तो कांग्रेस को एक बहाना दे दिया, वैसे ही डूबती नैया है इनकी, लेकिन एक बहाना दे दिया आपने, इसका जवाब आपने नहीं दिया अभिनव जी। सर जी, हम अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, हमने ना किसी को पत्थर मारे, ना किसी को पत्थर मारते देखा और ना किसी को पत्थर मारने के लिए कहा। अगर परिवर्तन हुआ है, कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई चेंज हुई है या किसी ने रिजाइन किया है, वो कांग्रेस से किया है। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का रीशफलिंग होती रहती है, हर बार कुछ नए मेंबर्स आते हैं, कुछ नए मेंबर अंदर आते हैं, कुछ को बाहर निकाला जाता है, एक रीशफलिंग है, प्रोसेस है, राइट। अब डेवलपमेंट इनकी पार्टी में हुई, चर्चा ये हमारी कर रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा कि ये क्यों हुआ, ये इनकी पार्टी में हुआ। देखिए ये कह रहे हैं, बात मैंने आपको की, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो कंपोजिशन है वो भारतीय जनता पार्टी में चेंज होती रहती है। अगर उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं रखा तो बड़ी जल्दी उनको कोई बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिलने वाली होगी, क्योंकि वो बड़े कद के लीडर है, जैसे गुलाम नबी आजाद एक बड़े कद के लीडर है, गडकरी साहब उनसे भी बड़े कद के लीडर है, उनके लिए कोई बड़ी असाइनमेंट रखी होगी, क्योंकि 3-4 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। अब जिन्होंने कहा कि हम यात्रा निकालने वाले थे 4 सितंबर को या 11 सितंबर को, अरे भाई आप यात्रा कहाँ निकालेंगे? यात्रा तो कांग्रेस से बाहर निकलने की यात्रा चल रही है, सभी लोग तो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। ये तो आपने बात की गुलाम नबी आजाद साहब की, अभी आपने कहा कि 5 MLA रिजाइन कर चुके हैं जम्मू कश्मीर, 5 नहीं भाई साहब, 6-7 लोग, जिनमें 3 मंत्री हैं।
अच्छा, जैसे जरूरी है वो रिजाइन कर चुके हैं, आरएस चिप है, मिस्टर वानी है, ये सारे मंत्री थे रिजाइन कर चुके हैं। और अभी अगले 24 घंटों में मुझे लगता है 30-40 लोग जम्मू कश्मीर से वो रिजाइन कर जाएंगे। तभी शायद गुलाम नबी आजाद ये घोषणा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी बनाऊंगा और मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूं। इसकी घोषणा कर चुके हैं गुलाम नबी आजाद साहब। इसका नोटिस मुझे नहीं है कि वो पार्टी बनाएंगे या क्या करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कांग्रेस इज ए सिंकिंग शिप एज ऑन डेट एंड नोबडी वुड लाइक टू सेल विद द सिंकिंग शिप। एक डूबती किसी या डूबते जहाज के साथ कोई तैर नहीं सकता। और एक बात कांग्रेस की एक पॉलिसी रही है जो नेशन के फेवर में कम, नेशन के अगेंस्ट इनकी पॉलिसी है, देश में डिवीजन क्रिएट करने की पॉलिसी है। मुझे लगता है गुलाम नबी आजाद जैसे एक सेकुलर नेता, क्योंकि जम्मू कश्मीर की परिस्थिति अलग है, जम्मू कश्मीर की परिस्थिति अलग है, यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है। आप लगातार बयान पे बयान देते जाते हैं जिसका जम्मू कश्मीर में एक अलग से प्रभाव होता है। और गुलाम नबी आजाद साहब को कांग्रेस की नीतियों से भी अभी कुछ पिछले साल 1.5 साल से सीरियस ऑब्जेक्शन थे जो उन्होंने बार बार अपने रजिस्टर करवाए हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को भी। लेकिन चूंकि उनके ऑब्जेक्शन टाइम टू टाइम अननोटिस गए हैं और उनको बड़ा लाइटली लिया गया है, और मुझे लगता है वो सफोकेटेड फील कर रहे थे कांग्रेस में, तो उन्होंने आज ये एक डिसीजन, एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस जम्मू कश्मीर की राजनीति पे क्या होते हैं। मैंने जैसा आपको कहा कि 5, 6 या 7 लोग बड़े कद के नेता जम्मू कश्मीर में रिजाइन कर चुके हैं। मैं एक बात आपको एक और कहूँ, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब के बाद जम्मू के कुछ और बड़े कांग्रेस के नेता जिसमें श्यामलाल शर्मा जी हैं जो 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो 2-2.5 साल पहले ही कांग्रेस जी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस की अपनी कमजोरियां, मुझे तो ये कहना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ वर्मा जी को कि अपना घर संभालिए, कांग्रेस की नीतियों में बदलाव कीजिए, राहुल गांधी जी की सोच में बदलाव लाइए, अब बदलाव लाइए, राष्ट्रीय जी करिए, जी तो अपनी पार्टी को रिवाइव करने की सोचिए। क्योंकि अजय वर्मा साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं, जी अजय वर्मा साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाया गया, जो कि रिसफलिंग का एक तरीका है बीजेपी में, और ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया और संकेत में ही बहुत बड़ी जानकारी दे दी कि हो सकता है उनको उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली हो। कोई भी प्रवक्ता, और वो भी जिम्मेदार नेता है जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के, अब आप समझ गए होंगे। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब तो घोषणा ये कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। मतलब बगावत साफ। कहीं अजय जी आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो कांग्रेस पर भी प्रभावी हो गया है? नहीं, एक मिनट दिवाकर जी, मुझे तो ये डर है कि अभी वर्मा जी ये कहेंगे कि गुलाम नबी आजाद जी को कांग्रेस छोड़ने के लिए हमने मजबूर किया है, हमने खरीद फरोख्त की है, जैसे ये इल्जाम लगाना। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक रिवाज बन चुका है। जी अजय जी जवाब दीजिए। दिवाकर जी वो लोग जी जिन लोगों का आजादी में कोई योगदान नहीं है, जब वो नकली राष्ट्रहित की बात करते हैं, उनके नेता अंग्रेजों से माफी मांगकर उनके नेताओं की सिफारिश पर शहीदों को फांसी दी गई और डिवीजन के जिम्मेदार सावरकर साहब थे, पूरे इतिहास में लिखा हुआ है। तो वो लोग अगर जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इसलिए होता है कि राष्ट्र डूबने को तैयार है, देश की गति कहाँ पहुंच रही है, हर स्तर में ले लीजिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ले लीजिए, अरे भैया महंगाई सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। बड़े भाई आप सिर्फ ये जवाब दीजिए, सवाल तो ये है ना कि मान लीजिए बीजेपी अगर इस राष्ट्र को डुबा रही है तो उसको बचाने के लिए एक मजबूत कांग्रेस चाहिए या कांग्रेस के सारे मजबूत नेता कांग्रेस से बाहर चाहिए? यही तो हम सवाल कर रहे हैं। बचाना है ना देश को, तब को बचाने के लिए एक मजबूत चाहिए और एक नीति निर्धारण करके एक रणनीति बनाकर देश में उन हालातों से लड़ने के लिए कोई चीज हमारे लीडर और हमारे लोग कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या ये जाना उचित रहेगा? आप ये बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर तो गुलाम नबी आजाद को मना लीजिए, आप लोग बोलिए ना कि उनको मनाया जाएगा। को पार्टी ने सब कुछ नवाजा, उनको सब कुछ दिया, उन्हें तो वैसे ही
आशीर्वाद की भूमिका में रहना चाहिए था कि भाई नहीं चलिए ठीक है, मैं पार्टी के नीति निर्धारण में रहा हूँ, नियमों में रहा हूँ, चीजें हैं, समय परिवर्तनशील है, सत्ता परिवर्तनशील है। पहली बार ही तो इन्हें 7-8 साल पहले ही सत्ता मिली है देश में जो आए हुए हैं ये लोग। ये भी हालांकि इसलिए यहाँ पे मैं इंटरवीन करना चाहता हूँ। जी बोलिए। आप करना अभी थोड़ी देर बाद, मैं अपना टाइम दे दूं, आपके पूरा सुना था। बोलिए। तो ये कश्मीर के मेरे भाई बैठे हैं, ठीक है, कश्मीर की बात कर सकते हैं। सर आप हमेशा कश्मीर पे जाते हैं, कश्मीर से पहले जम्मू आता है, जम्मू कश्मीर की बात करिए। यही कांग्रेस का टुकड़ा रहा है, यही कांग्रेस की कश्मीर। मेरी बात समझ लीजिए। जी रही है कि आप 370 जम्मू कश्मीर की कभी बात नहीं करते। 370 के बाद आपने ये कहा था देश आपकी सरकार के मुखिया ने कि ना तो वहाँ कोई चिड़िया का बच्चा घुसेगा आतंकवादी, ना कोई चिड़िया का बच्चा मरेगा। और मैं हर महीने के रिपोर्ट आपको भेजूं कितने हमारे आर्मी के ऑफिसर और कितने आपके सिविलियन और कितने कश्मीरी पंडित। सारा डेटा मेरे पास पड़ा है, कंपैरिजन आपको। तो वो झूठ कहाँ है कि चिड़िया का बच्चा नहीं घुसेगा, कोई भी नहीं मरेगा। जिस दिन इस विषय पे चर्चा होगी मैं सारा डेटा आपके सामने लाऊंगा। अजय जी मेरा सवाल सुन लीजिए। गुलाम नबी आजाद, अजय सर सवाल कई है ना, आपसे ही सवाल ज्यादा होंगे। गुलाम नबी आजाद साहब के लिए प्रधानमंत्री के आंखों से आंसू निकले थे, राज्यसभा की विदाई याद है ना आपको? लगता है कि ये बात राहुल गांधी जी को अच्छी नहीं लगी थी। देखिए ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली में देखो किस तरह के हाल हो रहे हैं। ऑपरेशन लोटस देखो झारखंड का क्या हो रहा है। ऑपरेशन लोटस देखो महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार के साथ अपने जो संस्थाएं हैं 5-6 देश की, उनके खिलाफ करके कैसे इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस के खिलाफ भी ऑपरेशन लोटस चल गया क्या? नहीं, जब ये विश्वसनीय सूत्र से जब इनकी जो संस्थाएं हैं जो जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जब उनको कोई आधार नहीं मिलता तो विश्वसनीय सूत्रों से आधार करके छापे मार लेते हैं। अब जब वो माल जो है खट्टर साहब ने, हरियाणा वाला माल खट्टर ने उद्घाटन करा, तो अब उनके विश्वसनीय सूत्र ये नहीं बता रहे हैं कि खट्टर साहब क्या छापा मार। नहीं भाई देखिए, ये तो दूसरा मुद्दा हो जाएगा ना। ऑपरेशन लोटस क्या कांग्रेस में भी चला दिया क्या गुलाम नबी आजाद के माध्यम से बीजेपी ने? वो तो तभी से चला ही रखा है जिस वक्त राज्यसभा ये गुलाम नबी साहब रिटायर हुए थे और ये जो एक देश में एक तमाशा हुआ था इतना बड़ा देश में, जानकारी ये सब उसी के लिए वहां से आधार और नींव तो वहीं से रखी गई। अजय सर आप वरिष्ठ नेता हैं, क्या कह रहे हैं आप समझ लीजिए कि ऑपरेशन लोटस के पार्ट गुलाम नबी आजाद बन गए हैं, ये आप कह रहे हैं सर? मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि जो परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन करना चाहिए इसमें। देश को जरूरत है सरकार के मुखिया आके इन मुद्दों पे बोले, लेकिन वो इन मुद्दों पे नहीं बोलते हैं। अब बताइए जिस दिन वो देश के लाल किले की तासीर से महिला की सुरक्षा की बात कर रहे थे। सर समस्या आपकी, आप पूरी चर्चा प्रधानमंत्री पे कर रहे हैं। आरोपियों को नहीं सजा माफ करके हत्या और बलात्कार के जघन्य अपराधियों को छोड़ा जा रहा। अजय सर एक सवाल तो मेरा बनता है ना, क्या दिल्ली में एकनाथ शिंदे बन गए क्या गुलाम नबी आजाद? मैं सवाल का सीधा जवाब दीजिए। क्या हो गए? दिल्ली में कांग्रेस के एकनाथ शिंदे बन गए क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए गुलाम नबी आजाद? नहीं वो हम चीजें नहीं है, वो कुछ चीजें तो देखिए इनके पास इनकी चीजें इन्हें मुबारक, क्या करना है कैसे नहीं बनना है वो ऐसी कोई चीज नहीं है। गुलाम नबी साहब का मामला जो है वो गए हैं, कैसे है क्या है, उसको क्या पीड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूत तैयारी में लगी हुई है और मजबूती के साथ अपने देशव्यापी आंदोलन में और अपने भारत जोड़ो यात्रा जो तोड़ने का काम कर रहे हैं उन्हें तोड़ने दो, और जो जोड़ने का कर रहे हैं हम लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ने तो चिट्ठी में लिखा है कि पहले भारत मत जोड़ो, पहले कांग्रेस जोड़ लो। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं हम कांग्रेस भी जोड़ रहे हैं, भारत भी जोड़ रहे हैं और देश भी जोड़ने की बात करें तो कांग्रेस कोई कहता तो उसका मापदंड उनका कहना उनका अपना हो सकता है, उसमें कोई गुना माने, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि अपने अपने विचार है, उनके विचार है, उन्हें ये लगता है वो स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, फ्रीडम ऑफ माना तो फिर मना लीजिए उनको। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की जरूरत है। हमारे यहाँ अंतरिम लोकतंत्र कायम है, डेमोक्रेसी है। बस फिर मैं आपको ये कहूंगा, अंतरिम लोकतंत्र का क्या है, कोई भी आदमी कभी भी किसी से बंधा हुआ नहीं है। उसका नतीजा आज आपने देखा, इस गुलाम नबी साहब इतने सीनियर होने के बाद भी, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आज पता नहीं उन्हें क्या पीड़ा हुई अचानक ऐसी कि वो बिल्कुल ही आज की पीड़ा है या पिछले 10 महीने के पीड़ा का रिकॉर्ड मैं ग्राफिक्स के जरिए दिखाऊंगा सर। अभी चूंकि आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैं उसको जरूर स्क्रीन पर लाऊंगा, लेकिन सवाल यह है
कि आप कह रहे हैं कि ये आंतरिक लोकतंत्र है, इतने समय से वो पीड़ा अपनी व्यक्त कर रहे हैं, चूंकि अनुभवी रहे हैं, संगठन का काम वो किस स्तर पर जानते हैं, चूंकि आप भी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और आप खुद गुलाम नबी आजाद के साथ काम किए हुए हैं। सर, अब तो ये मानिए कि उनको मनाने की जरूरत है, तब तो हम माने कि कांग्रेस अपने उन लोगों को जरूर मना लेती है। लोकतंत्र का तो ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है ना। बिल्कुल। आप दिवाकर जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, निष्ठाओं की, योग्यता की और तकनीक की और पावर की लोगों में कभी नहीं होती, बशर्ते उनको मौका मिले। हमको भी संगठन में हमको ये कुछ भी समझ लीजिए मौका नहीं मिला, यानी देश में और विदेश में और प्रदेश में हम भी बहुत सारी चीजें जो जिसे मौका मिल जाता है उसका नाम हो जाता है, जिसे नहीं मिलता है वो बेनाम रह जाता है। नहीं, आप बेनाम नहीं है सर। मैं राजनीति को जितना समझता हूं, 2 दशक से अधिक समय से मैं एक पत्रकार के तौर पर हूं और आपका ओहदा और कद क्या रहा है एक काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में मुझे पता है सर, तभी तो मैं कह रहा हूं। लेकिन आपकी भी पीड़ा कहीं ना कहीं जाहिर हो रही है कि गुलाम नबी आजाद की तो इतना चर्चा हो रही है, अजय वर्मा जैसे एक मजबूत कार्यकर्ता की इतनी चर्चा नहीं हो रही। पीड़ा नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आजाद साहब वरिष्ठतम थे, 50 साल से चीजें कर रहे थे, काफी चीजें हैं, अपने आशीर्वाद में सारी चीजें अपने नेतृत्व में निकालते। कोई चीजें थी तो कोई चीजें रखते करते, खाली चिट्ठी लिख के दूर से हमें तो यही पता चला, हमारी भी अच्छे संबंध है, खाली मीडिया के माध्यम से हमें आज सुबह जब टीवी खोला तो पता चला, वरना तो ये होता कि पहले पता चलते थे क्या है। अच्छा, माध्यम से ही पता चला उस चिट्ठी का। ठीक है अविनाश शर्मा जी, जरा आप ये बताइए, आप और ये दुखा जाए, ये ठीक नहीं किया उन्होंने। हाँ, ये ठीक उन्होंने नहीं किया। आप इंटरनल डेमोक्रेसी पर अभिनव जी बोल रहे थे और कह रहे थे कि गुलाम नबी तो एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। धर्मनिरपेक्षता की ताकत और उसकी अच्छाई का जिक्र कुछ समझ में नहीं आया अभिनव जी, थोड़ा आप भी स्पष्ट करें। देखिए, ऐसा है, गुलाम नबी आजाद एक पहले नेता थे जो जम्मू डिवीजन से चीफ मिनिस्टर बने थे जम्मू कश्मीर। जी जी, वो एक एक्सेप्टेड फेस थे जम्मू कश्मीर में। अदरवाइज उससे पहले जितने मुख्यमंत्री बने हैं सारे कश्मीर से बने हैं। मैंने इस कंटेक्स्ट में उनकी बात की। उनको कश्मीर प्रोविंस भी और जम्मू प्रोविंस भी एक्सेप्ट करता था। बाकी इन्होंने बात कही सावरकर जी की, सावरकर जी ने डिवाइड किया। आप उनकी किताब पढ़िए, उन्होंने आजादी की आवाज सबसे पहले सावरकर जी ने निकाली। नहीं, सावरकर को छोड़िए सर, हम 1 to 1 बात करें और फैक्ट पर बात करें। उनकी धर्मनिरपेक्षता, गुलाम नबी की धर्मनिरपेक्षता आपको बहुत पसंद आई, मायने क्या है इसके? मैं पसंद की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सेकुलर लीडर थे, सेकुलर बात करते थे, सेकुलर बात करते हैं। तो इसीलिए कुछ कांग्रेस की नीतियों से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। इस कंटेक्स्ट में जैसे ये कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको इतना कुछ दिया, मैं उस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। मैं सवाल सुनिए सर, सेकुलरिज्म या गुलाम नबी आजाद का सेकुलरिज्म या वो एक सेक्युलर नेता है वो बहुत पसंद आता है आपको, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी जब सेक्युलरिज्म के नाम पर आपके पार्टी पर चोट करती हैं कि आप तो देश का ताना बाना ही तोड़ते हैं, तब आप उन्हें क्या से क्या कहते हैं। तो गुलाम नबी आजाद का सेक्युलरिज्म आपको इतना क्यों पसंद आया, क्या साठगांठ है सर? मैंने उनकी इमेज है पब्लिक में, उस कंटेक्स्ट में मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में उनको एक सेक्युलर फेस एक्सेप्ट किया था जम्मू कश्मीर की जनता ने, और वो पहले मुख्यमंत्री जम्मू डिवीजन से बने थे। उससे पहले सारे मुख्यमंत्री आज तक कश्मीर से बनते रहे हैं। एक सवाल करूं सर, आपको जवाब देना होगा और दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। इस समय गुलाम नबी आजाद आप लोगों के आंखों के तारे हैं, खास करके राज्यसभा से जब विदाई हुई और प्रधानमंत्री का गुलाम नबी आजाद के प्रति जो स्नेह है और जो सम्मान है, और वो सहज है, उसको सम्मान देना चाहिए, अच्छे नजरिए से हमें देखना चाहिए। लगता है कि गुलाम नबी आजाद के साथ कोई तो सेटिंग है आप लोगों की चुनाव के पहले। जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही, लेकिन सर इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। अजय वर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैंने किया है, क्या आपको भी आशंका है कि कोई सेटिंग गुलाम नबी आजाद के साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के भाजपा की बन रही है? देखिए,
भाजपा के लिए तो वो हर आदमी अपोजिशन का, वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि यहाँ पे देखा कि 303 में से 70 से ज्यादा एमपी तो कांग्रेस से लाए हुए हैं और 135 पे ज्यादा मुकदमा चल रहा है। तो ये तो अपना कुनबा बढ़ाने के लिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अपने इसका टारगेट ये है कि राज्यसभा में बहुमत हो, लोकसभा में बहुमत हो और स्टेटों में। तो ये कुछ समय तो आँच जब लास्ट स्टेज पे होती है तो बहुत तेज जलती है। तो ये लास्ट स्टेज की आँच बहुत तेज जल रही है। अच्छी बात है, देश के लिए कह रहा हूँ लंबी 10 साल 5 साल और सरकार बनाए, लेकिन देश के लोगों को तो कुछ दे, तोड़फोड़ तो ना करे, ऑपरेशन लोटस को सटिके ना चला, चुनी हुई सरकारों को तो ना गिराए, महंगाई से तो बचाए, रोजगार तो दे, लोगों को कोविड को तो लोगों को दे, महिलाओं की सुरक्षा तो करे, बेटियों की सुरक्षा करे। बताइए कितनी बातें हम बताएं आपको पूरे देश के सामने। आप भी रोज देखते हैं जो आदमी इनके लाभेगा वो कोई भी हो उसे उठा लेंगे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। जी, तो मतलब आप मान चुके हैं कि गुलाम नबी आजाद के जरिए कोई ना कोई खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेल दिया है। दोस्तों, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो आप हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं एबी स्टार न्यूज पर, उस दौर में जबकि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर चारों तरफ चर्चा हो रही है, कई ऐसी जानकारियां और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो इन प्रवक्ताओं के मुंह से निकली है, उसके मायने आप समझिएगा। क्योंकि जब हम आशंका व्यक्त कर रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से अब यह आरोप लगाया जाएगा कि यह ऑपरेशन लोटस का एक्सटेंशन है, गुलाम नबी आजाद का इस तरह से त्यागपत्र देना और राहुल गांधी पर सीधा अटैक करना, इसके बाद दबे ही जुबान से उनके प्रवक्ता ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ करके कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को गुलाम नबी आजाद के सेकुलरिज्म तौर तरीके बहुत पसंद आ रहे हैं। आखिर में क्यों, ये भी सवाल बहुत मौजू है। राजनीति में ये चल क्या रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ दो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, किन्हीं कारणों से उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि गुलाम नबी आजाद बाकायदा ये घोषणा कर चुके हैं कि वो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और बहुत जल्दी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जो भी चर्चा और प्रतिक्रिया दी जा रही है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से, उसे बाकायदा दुखद बताया जा रहा है। जी दिवाकर, लेकिन जी, मैं इस समय हमारे साथ दोनों नेता जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के हैं वो संपर्क में है, लेकिन अजय वर्मा का संपर्क हमसे टूट चुका है जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो जम्मू कश्मीर से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, अभिनव शर्मा, वो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जो सवाल मैंने किया था, अभिनव जी, मेरा सवाल यही होगा कि क्या गुलाम नबी आजाद के जरिए आप लोग घाटी सहित पूरे जम्मू में कोई बड़ा राजनीतिक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्योंकि कांग्रेस ने समय बीतने के साथ अब ये आशंका जतानी शुरू कर दी है कि ऑपरेशन लोटस का एक्सटेंशन हो चुका है, विस्तार हो चुका है और गुलाम नबी आजाद के जरिए वो खेला शुरू कर दिया गया है। देखिए दिवाकर जी, मैंने 10 मिनट पहले आपको यही कहा था कि अगला सवाल जो है वो अजय वर्मा जी यही करेंगे। अगली बात यही कहेंगे कि ये सब बीजेपी के कारण हुआ है। देखिए, आपने पहले मुझे सवाल किया था, क्वेश्चन किया था कि जब राज्यसभा की टर्म उनकी खत्म हुई थी तो प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू क्यों आए? देखिए, प्रधानमंत्री जी बार बार राज्यसभा में ये कहते आ रहे हैं कि एक स्ट्रांग ओपोजिशन होना देश हित में है। उन्होंने अपने कई भाषणों में कहा है। और गुलाम नबी आजाद एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे, एक संजीदा पार्लियामेंटेरियन थे, एक पुराने पार्लियामेंटेरियन थे। उस कंटेक्स्ट में उन्होंने ये जो बयान दिए थे कि एक स्ट्रांग ओपोजिशन देश हित में है। इसलिए मैंने आपको कहा कि गुलाम नबी आजाद के बारे में जो ये कह रहे हैं कि पार्टी ने, कांग्रेस ने इनको उतना कुछ दिया तो उनको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। देखिए, ठीक है, ये कुड प्रो को होता है, लीडर पार्टी को देता है, पार्टी लीडर को प्रोजेक्ट करती है। लेकिन ये नहीं भूल सकते कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाला है और जम्मू कश्मीर में उनका एक बड़ा कद था।
और जम्मू कश्मीर के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में आप पार्टी के प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं तो उनको आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। ठीक, तो ये एक सफोकेशन सी उनको महसूस हो रही थी कांग्रेस में। जिस आदमी की यहाँ देखिए, मैंने उनका बयान सुना आज रिपब्लिक टीवी पे, वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा ह्यूमिलेट किया जा रहा था कांग्रेस में। निश्चित रूप से अभिनव जी, ये तो है, ह्यूमिलिएशन था। एक वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे। गुलाम नबी आजाद को मैं एक नेता के तौर पर 2-3 सालों में कवरेज के दौरान जान पाया हूं सर। वो निचले स्तर से लेकर के ऊंचे स्तर तक, पत्रकारों से, आम जनता से, संगठन के लोगों से, यहां तक कि विरोधी पार्टियों के नेताओं से भी जिस अंदाज में मिला करते थे, इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि गुलाम नबी आजाद वास्तव में जब भी नेता के रूप में भारतीय राजनीति में आए तो उनका विकास होता गया और विभिन्न पदों पर रहते हुए इस स्थिति में पहुंचे। वही तो मैं सवाल कर रहा हूं, क्या गुलाम नबी आजाद से निकटता बना करके कोई बड़ी मंजिल हासिल करना चाहते हैं आप लोग? क्या ये दिमाग में ये बातें आ रही हैं या नहीं? देखिए, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन अजय वर्मा जी ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। अब गुलाम नबी आजाद जी के माइंड में क्या, उनके जहन में क्या है, उनके क्या प्रोस्पेक्ट हैं, उन्होंने फ्यूचर में क्या डिसाइड करना है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या डिसाइड किया है। लेकिन उन्होंने बयान दे दिया है, उन्होंने बयान दे दिया है कि जम्मू कश्मीर में नया पार्टी बनाने जा रहा हूं और मैं जम्मू कश्मीर पहुंच रहा हूं। ये उनका वाक्य है, ये उनकी प्रक्रिया है। देखिए, वो 50 साल पुराने कांग्रेसी रहे हैं, तो मुझे लगता है वो जो करेंगे वो जम्मू कश्मीर और देश के हित में करेंगे। अगर उनको लगता है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना के वो देश हित में और जम्मू कश्मीर के हित में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वो उनको करना चाहिए। और उनको लगता है कि नहीं, वो ऑलरेडी कोई एक रीजनल या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होना चाहते हैं, तो वो उनकी मर्जी है। देखिए, हम तो ये डिसाइड नहीं कर सकते और ना ही हमें पता उन्होंने डिसीजन क्या लेना है और फ्यूचर में पॉलिटिक्स में क्या होना है। ये बात सच है, जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी भी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर अभी एक यूनियन टेरिटरी है, जिसको अभी स्टेट भी बनाना है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा है कि बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए जो गुलाम नबी आजाद फैसला करेंगे, मुझे लगता है देश हित और जनता के हित में और खासकर जम्मू कश्मीर के हित में करेंगे। भाजपा के हित में होगा या नहीं? देखिए, भाजपा का हित जो है, भाजपा पहले देश हित की बात करती है। अगर जो भी देश हित में होगा हमें मंजूर है, लेकिन अगर देश हित में ना हो, उससे अगर भाजपा को भी नुकसान हो तो हम नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। देश हित में जो काम होगा वो हम करने के लिए। महबूबा मुफ्ती से ज्यादा मुफीद होंगे सर? देखिए, महबूबा मुफ्ती जो है, महबूबा मुफ्ती की आप अगर स्टेटमेंट्स इन रिसेंट पास देखें, वो बिल्कुल बुखला गई हैं। उनका जो जमीनी सतह से उनका बेस खत्म हो चुका है और आज वो इसके अलावा कुछ नहीं कह रही कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। मैंने तो कहा, यही तो सवाल सुन लीजिए। उन महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार बनाए थे। गुलाम नबी आजाद साहब का तो कोई एक बयान, ये चैलेंज है कि इस तरह का दिखा दे कोई। कम से कम अब बगावत भी कर चुके हैं, नई पार्टी भी बना रहे हैं और प्रधानमंत्री बहुत अच्छे तरीके से उनका सम्मान करते हैं, राजनीतिक सम्मान। तो अब तो जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छा होना चाहिए गुलाम नबी आजाद के साथ। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं फिर तो रिपीट कर रहा हूं जी, अगर गुलाम नबी आजाद साहब नई पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करते हैं जम्मू कश्मीर में जी, और चुनाव के इमीडिएट पहले करते हैं या अभी 1-2 दिन में या 4 दिन में करते हैं, ये उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन मैंने कहा, जम्मू कश्मीर की जो सियासी, जो पॉलिटिकल एक सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे 3-4 रीजनल पार्टीज थी। ठीक है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, है भी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, भाजपा तो नेशनल पार्टी है, एक पैंथर्स पार्टी है। ठीक, उसके अलावा एक अपनी पार्टी बनाई बुखारी साहब ने। तो अभी कुछ भी कहना कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, मैंने पहले आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी पहले देश हित देखेगी, जम्मू कश्मीर का हित देखेगी, जनता का हित देखेगी।
उसके बाद पॉलिटिकल हित देखेगी कि भारतीय जनता पार्टी का हित किसमें है। भारतीय जनता पार्टी का हित तभी आगे होगा जब देश हित आगे होगा। तो इसलिए अभी ये ध्यान देना कि आगे फ्यूचर में क्या होता है, ये मुझे लगता है प्रीमेच्योर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपने दिए हैं, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद का सेकुलरिज्म भारतीय जनता पार्टी को भाता है, जम्मू कश्मीर की जनता को भाता है, और उनके अनुभव और उसके साथ एक पार्टी की लॉन्चिंग और उसके बाद चुनाव, भारतीय जनता पार्टी इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रही है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता होने के नाते अविनाश शर्मा जी, आप प्रकारांतर से या इनडायरेक्ट तरीके से जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं उसे हम भी समझ रहे हैं और देश की जनता भी समझ रही है। निश्चित रूप से गुलाम नबी आजाद के जरिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें शुरू हो सकती हैं जो प्री पोल अलायंस नहीं तो पोस्ट पोल अलायंस की स्थिति बन सकती है, क्योंकि पंजाब में कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि ये सारी बातें तब होंगी जब गुलाम नबी आजाद को सोनिया गांधी लौटने के बाद मनाने का कोई उपक्रम नहीं शुरू करती, क्योंकि कांग्रेस की अभी भी एक बड़ी जरूरत है, वो धर्मनिरपेक्ष चेहरा है। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के एक सम्मानित लीडर होने के साथ साथ पूरे देश में कांग्रेस के सांगठनिक स्तर के एक जाने माने नेता के तौर पर गुलाम नबी हैं। ऐसे में गुलाम नबी आजाद का यूं ही पार्टी छोड़ना कम से कम कांग्रेस को कतई सूट नहीं करेगा, इसलिए उन्हें मनाया जाएगा। ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता भी जो हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े हुए थे कह तो रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता ने जो कुछ भी कहा है उसके मायने भी समझिए। गुलाम नबी आजाद के माध्यम से ढेर सारी संभावनाएं जम्मू कश्मीर के चुनाव में तलाशी जा सकती हैं बीजेपी की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चर्चा में शामिल हुए, लेकिन जाइएगा नहीं, आजाद हूं गुलाम नहीं, ये शायद अब बाकायदा घोषित रूप से गुलाम नबी आजाद ने जिस चिट्ठी में अपनी पीड़ा व्यक्त की है उसमें कह दिया है। अब हम आपको मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं। जी बताएं, आप अपनी बात रखें सर। अभी आपने कहा आजाद हूं गुलाम नहीं। जी, मैं तो यही कहूंगा, पहले वो आजाद कम थे, गुलाम ज्यादा थे कांग्रेस में, अब वो गुलामी से बाहर निकले, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए तो सर हमारा बिजी ही है कि आजाद हूं गुलाम नहीं। शायद एबी स्टार न्यूज ने सबसे पहले इस टैगलाइन का उपयोग किया है और शायद गुलाम नबी आजाद जैसे नेता के लिए यह बिल्कुल सही और सटीक कमेंट है कि वो आजाद हैं गुलाम नहीं। और इसी स्तर पर गंभीरता के साथ संयत भाव से रहते हुए 40 साल से अधिक तक समय तक कांग्रेस को वो सेवाएं देते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश शर्मा जी। लेकिन अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ गुलाम नबी आजाद के जरिए कहा गया है और उसके मायने क्या हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे ग्राफिक्स प्लेट को देखिए और उसको समझिए कि ये मायने क्या हैं। आजाद का इस्तीफा हुआ कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, और पहला संदेश भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो, ये वो पत्र के मजमून के कुछ पॉइंटर्स हैं। पार्टी चलाने वाले लोगों के संरक्षण में कांग्रेस ने इच्छा शक्ति और क्षमता दोनों खो दी है। ये इस्तीफे की दूसरी बड़ी बात है जो गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते हुए कही है। राहुल अपने आसपास अनुभवहीन लोगों को रखते हैं, वरिष्ठ नेताओं को साइड लाइन किया गया। यह गुलाम नबी आजाद की पीड़ा है। जो नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े रहे हैं हमारे साथ अभी तक डिबेट में, वो शायद इन पॉइंटर्स को देखें और इसका मंथन करें और जवाब देने की कोशिश करें। राहुल गांधी ने कांग्रेस के काम करने के तौर तरीकों को खत्म कर दिया है। यह बात गुलाम नबी आजाद ने जिस चिट्ठी को लिखा है 5 पेज के, उसमें इस बात का जिक्र किया है। पांचवी बात, राहुल गांधी ने संपूर्ण सलाहकार तंत्र को ध्वस्त कर दिया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण आरोप है जिसको शायद अब कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसका उत्तर देना पड़ेगा। राहुल के आने से कांग्रेस में खत्म हुई चर्चा की परंपरा। जिस लोकतंत्र की बात कांग्रेस करती है, चर्चा की परंपरा ही खत्म हो गई। ये गुलाम नबी आजाद का आरोप है। और सातवीं बात, राहुल के नेतृत्व में 49 में से 39 विधानसभा चुनावों में हार मिली है। बहुत ही महत्वपूर्ण आरोप, और इस आरोप में सच्चाई है, शायद आप भी सहमत होंगे। आठवीं बात, राहुल का प्रधानमंत्री द्वारा जारी अध्यादेश फाड़ना दिखाता है उनकी अपरिपक्वता। इसे 2014 में
करना पड़ा हार का सामना। बहुत ही सटीक आरोप है। प्रधानमंत्री का अध्यादेश उन्होंने जिस अंदाज में प्रेस क्लब में फाड़ा था, आज भी उसका उदाहरण दिया जाता है। 9वीं बात, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव न कराने को लेकर गांधी परिवार पर निशाना उन्होंने साधा है। यह गुलाम नबी आजाद की वो पीड़ा है जो शायद कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं को सुनना और समझना चाहिए। तो 10वीं बात, संगठन में किसी भी स्तर पर कहीं भी चुनाव नहीं हुआ और शायद यही वो पिछले मंथन में चर्चा का विषय था जिसको ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक ठीक नहीं किया गया। 11वीं बात, G23 नेताओं ने बताई कमजोरियां तो किया गया उन्हें अपमानित, जिसके पार्ट स्वयं गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी फहरिस्त है। 2019 में राहुल ने गुस्से में छोड़ा अध्यक्ष पद, पार्टी की हालत और हुई बदतर। यह सीधा आरोप राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद का है, जो 12वीं महत्वपूर्ण बात है। और 13वीं महत्वपूर्ण बात उनके इस्तीफे की कि रिमोट कंट्रोल मॉडल से चल रही कांग्रेस, और शायद यह मुख्य समस्या जो जड़ है कांग्रेस की जड़ता का, उस पर उन्होंने टिप्पणी की जिसके बड़े मायने। और 14वीं महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी के पीए और सुरक्षाकर्मी ले रहे हैं पार्टी के बारे में बड़े फैसले। शायद गुलाम नबी आजाद का यह आरोप उन जैसे सीनियर नेता की तरफ से लगाया गया आरोप, इसके मायने समझना होगा। 15वीं बात, कांग्रेस के बाहर संभावित भविष्य के बारे में संकेत, यह है वो 15वीं बात। 16वीं बात, मैं और मेरे साथी उन आदर्शों के लिए दृढ़ जिनके लिए पूरा वयस्क जीवन कांग्रेस को समर्पित कर दिया। यह वो पीड़ा है गुलाम नबी आजाद को, जो शायद पत्र में इस पॉइंटर के जरिए, इस भाव के जरिए वो बताने की कोशिश करने में सफल हुए। कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 ग्रुप में शामिल थे गुलाम नबी आजाद। ये नाराजगी की बड़ी लंबी जो फहरिस्त है, उसके फैक्ट पॉइंट्स को हम आपके सामने रख रहे हैं। नाराजगी के वो कारण बता रहे हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष इन्हें बनाया था और चंद घंटों में आजाद ने इस्तीफा दिया था। और उस इस्तीफा देने के कारण यह था कि जम्मू कश्मीर में जिसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उसके लिए गुलाम नबी आजाद से बात तक नहीं की गई। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के चंद घंटे बाद इस्तीफा दिया, और उसका कारण भी बाकायदा आपने चर्चा में डिबेट के दौरान सुना कि किस तरीके से उनको नजरअंदाज किया गया। 15 फरवरी 2021 को पूरा हुआ राज्यसभा का कार्यकाल, कांग्रेस ने दोबारा उनको राज्यसभा नहीं भेजा। यह भी नाराजगी का कारण बताया गया है। 2021 में केंद्र सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा, कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे लौटाने का सुझाव दिया था, और यही माना जाता रहा है कि गुलाम नबी आजाद की प्रधानमंत्री से बड़ी नजदीकियां हैं। और कहा यह जाता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सीधे इस बात से चिढ़ रही है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उन्होंने बातों बातों में कहा भी। 2008 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी हुई थी खटपट, ये वो जानकारी है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि ये कुछ ही समय में उन्होंने इस्तीफा लिया। इस्तीफे के कारण बहुत लंबे समय से चली आ रही नाराजगी, आजाद का इस्तीफा और राहुल उसके वजह हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। राज्यसभा से रिटायर, सदन में पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की। जनवरी 2021 की ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कांग्रेस के कई नेताओं को अच्छी नहीं लगी थी। फरवरी 2021 में G23 नेताओं के साथ कश्मीर पहुंचकर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी। ये कांग्रेस हाईकमान को अच्छा नहीं लगा। मई 2021 में बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव हुआ। G23 के नेताओं को नहीं बनाया स्टार प्रचारक, ये भी गुलाम नबी आजाद सहित कई नेताओं को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो संगठन में बहुत मजबूत नेता के तौर पर इस तरह के प्रचार का काम करते रहे हैं। राहुल ने आजाद को दिया जम्मू कश्मीर कांग्रेस की कमान संभालने का ऑफर, आजाद ने ना किया था, ये बात कही जाती। हालांकि जुलाई 2021 की बात है, ये उनको सीमित करने का एक बड़ा तरीका देखा गया और रणनीतिकार ऐसा मानते हैं कि इसको आजाद ने समझ लिया था। मार्च 2022 में आजाद के घर G23 नेताओं की 5 घंटे मीटिंग हुई थी। कांग्रेस में सुधार की मांग को लेकर के लेटर जारी किया गया था, और यह भी कांग्रेस हाईकमान को अच्छा नहीं लगा था और माना गया था कि गुलाम नबी आजाद ही इन सब के पीछे प्रमुख कारण थे। अप्रैल 2022 की वह घटना, सोनिया ने आजाद को 10 जनपद तलब किया, G23 की मांग को लेकर के जानकारी ली और सारी जानकारी उन्होंने दी और सुझाव भी दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी ने उसको नजरअंदाज किया। और बताया जाता है कि उस समय राहुल गांधी बहुत नाराज हुए थे गुलाम नबी आजाद पर। जुलाई 2022 में कांग्रेस हाईकमान और आजाद के बीच 4 राउंड की मीटिंग हुई।
कश्मीर पर उनकी मांग मानी गई, ये जानकारी दी जा रही, लेकिन जो बातें मानी गई, जो उन्होंने कहा उसे एक्सेप्ट तो किया गया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। ये कारण था कि गुलाम नबी आजाद को परेशान करना है। जुलाई 2022 में 1.5 साल बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे आजाद, सोनिया गांधी के सपोर्ट में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसके बाद सोनिया गांधी या और कांग्रेस के नेताओं ने माना कि ये गुलाम नबी आजाद दबाव में आकर के कर रहे हैं, जबकि गुलाम नबी आजाद संयत भाव से मान मनोबल के साथ कांग्रेस को एक रीसेट भाव में ले आना चाहते थे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर शानदार काम किया उन्होंने। किसके बारे में उन्होंने कहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि सोनिया गांधी की उन्होंने तारीफ की है। वरिष्ठ नेताओं बुद्धिमान सलाहकारों पर भरोसा करती हैं, वरिष्ठ नेताओं बुद्धिमान सलाहकारों का वो सम्मान करती हैं, लेकिन राहुल गांधी के बारे में उनका क्या कहना है? सलाह का मैकेनिज्म उन्होंने तबाह कर दिया, वरिष्ठ अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया, गैर अनुभवी चापलूसों का ग्रुप चलाने लगा है पार्टी। अब गुलाम नबी आजाद अगर ये बात कहते हैं तो इसके मतलब समझिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चल रही है पार्टी, राहुल ले रहे हैं सभी जरूरी फैसले, राहुल के सुरक्षाकर्मी पीए ले रहे हैं पार्टी के फैसले। ये कहा है उन्होंने इस्तीफे में, जब उन्होंने पत्र में उसका जिक्र किया इन पॉइंटर्स का। और खुद के बारे में उन्होंने क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए। 4 दशक तक CWC का सदस्य रहा हूं, 35 साल तक हर राज्य में जनरल सेक्रेटरी का इंचार्ज रहा हूं। जहां मैं इंचार्ज रहा 90% जगहों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। ये अपनी ताकत और अपने काम करने के तरीकों को उन्होंने बताया है और जो उन्होंने करके दिखाया भी है। कांग्रेस में संभाली बड़ी जिम्मेदारी, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उनका ओहदा रहा है। 2 साल तक जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे हैं। ये गुलाम नबी आजाद की शुरुआत एक वरिष्ठ नेता के तौर पर इंदिरा नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह सरकार में वो मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात, 37 साल तक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 7 साल तक राज्यसभा में प्रतिपक्ष के विपक्ष के वो नेता रहे हैं। देखिए उनके अनुभवों की फहरिस्त है जो आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। कांग्रेस में जो जिम्मेदारी वो संभाले थे वो हम आपको बता रहे हैं। इंदिरा के जमाने के नेता हैं और सोनिया के बेहद करीबी रहे हैं और राहुल को भी अंत तक, जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, नेक सलाह देने की कोशिश की है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, जब उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की और उसको नहीं सुना गया, हर बात उनकी स्वीकार तो कर ली गई देखने और दिखाने के लिए, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और G23 का एक बड़ा नेता बनाकर उनको जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस कदर सीमित कर उन्हें एकदम अलग थलग करने की जो रणनीति चल रही थी, इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे के उस लेटर में जब कुछ चिट्ठियों में जिक्र किया अपनी पीड़ा का, तो सचमुच में राहुल गांधी की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठा दिया। एक ऐसे समय में जब गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और 2024 के मिशन में कांग्रेस लगी हुई है, ऐसे मौके पर गुलाम नबी आजाद का 5 पन्ने का वो पत्र और राहुल गांधी की कार्यशैली पर इतनी बड़ी टिप्पणी और अपनी ताकत और अपने अनुभव का जिक्र करते हुए जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर लौटने और नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, सचमुच में एक बड़ी राजनीतिक घटना कही जा सकती है। इस राजनीतिक घटना के कितने फायदे और इसके नुकसान हो सकते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर जिस पर हम बराबर चर्चा करते रहे हैं कि कांग्रेस को अब नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। हालांकि यह आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, न तो चयन हुआ है न चुनाव हुआ है, लेकिन उस नेता के तेवर और उसके अंदाज जो गुलाम नबी आजाद को अपना दोस्त कहता है और आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अध्यक्ष चुना जाएगा या चयनित किया जाएगा, उनकी भी कोई टिप्पणियां हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत ने गुलाम नबी आजाद के चिट्ठी लिखने के बाद जो त्यागपत्र का पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, वो आप जरूर सुनिएगा और आप उस निर्णय पर पहुंचिएगा कि आखिर में कांग्रेस ने कहां कोताही बरत दी उस समझदारी को दिखाने में
जहां गुलाम नबी आजाद को संभाल लेना चाहिए था, मना लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। हम आपको दिखाते हैं अशोक गहलोत की वो प्रतिक्रिया जो लंबी है, लेकिन इसे आपको सुनना चाहिए। संजय गांधी जब थे तो भी किसी बात नहीं मानते थे, ठीक है, उन्हीं के प्रोडक्ट है गुलाम नबी आजाद भी और अन्य नेता भी। उस जमाने के अंदर जब एक दौर आया था उस वक्त में संजय गांधी यूथ कांग्रेस में उनके माध्यम से राजनीति शुरू करी देश के अंदर, कि आरोप लगे थे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गई है, संजय गांधी बन गए हैं, ये आरोप लगे थे, इंदिरा जी पे लगे थे, ठीक है। उस वक्त की जो प्रोडक्ट है आज जो देख रहे हैं आप देश के अंदर युवाओं को, जो मैं बार बार कहता हूँ, मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी के महामंत्री, 90% वो बने जो संजय गांधी के वक्त में संघर्ष करते थे, सड़कों पर आए थे। इंदिरा गांधी जी खुद चुनाव हार गई थी, सरकार चली गई हमारी। आज जब आंदोलन होते हैं दिल्ली में तो मुझे वो दिन याद आते हैं, संजय गांधी के वक्त में ऐसे आंदोलन हुआ करते थे। उसी की प्रोडक्ट गुलाम नबी आजाद साहब भी हैं, उसी की प्रोडक्ट और कई नेता भी हैं, ठीक है। तो हर जो नेता आएगा आगे आएगा वो अपने हिसाब से जाने बिछाता है राजनीति करने की। उस वक्त संजय गांधी जब राजनीति कर रहे थे, फैसले कर रहे थे कि उनको पसंद नहीं आते थे, उसमें एक मैं भी था, ठीक है। तब भी मुझे चांस मिल गया बाय द वे, ठीक है। तो मैं उनकी फैसलों को लाइक नहीं करता था, मैं खुद लाइक नहीं करता था, तब भी मुझे चांस मिला। मैं काम करता गया एनएसयू के अंदर, फिर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बना राजस्थान, मेरे जोधपुर जिले का, फिर मैं एमपी बन गया, एक लंबी कहानी है। तो गुलाम नबी आजाद साहब टोटली संजय गांधी जी के बहुत करीब रहे हैं। और जो मैं बार बार कहता हूँ, उस वक्त में भी कई लोग देश के नौजवान मेरी तरह संजय गांधी के साथ नहीं थे, उनके विचारों का मेल नहीं खाता था, हम खिलाफ थे उनके, ठीक है। ये चलता रहता राजनीति के अंदर। आज राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी जी अपने हिसाब से किस प्रकार मैं कांग्रेस को आगे ले जाऊं, उनकी अपनी सोच होगी। अगर हमने 40 साल तक संजय गांधी के साथ रह के काम की शुरुआत करी, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रहे, वो भी एक बहुत उभरते नेता थे। कई लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं, उनके फैसलों को याद करते हैं। उस वक्त भी जो टीम थी, 40 साल तक हमने शासन किया, उसमें आजाद साहब भी थे, ठीक है। आजाद साहब का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे तो मित्र रहे हैं वो, हम लोग 40 महीने साढ़े साथ में हैं, मुझे बहुत आघात लगा है। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता किन शब्दों में मैं उनके आज के पत्र को मैं किस रूप में कमेंट करूं, क्योंकि 42 साल के साथ हम लोगों का, 42 साल के साथ, और उनको पार्टी ने मौका दिया, चाहे वो इंदिरा जी और संजय गांधी जी। गुलाम नबी आजाद साहब की शादी में गए वहाँ श्रीनगर के अंदर, वहाँ से शुरुआत करी कि भाई नौजवान लड़का है, ये आगे बढ़ना चाहिए। उस रूप में इनको उस वक्त से लगा के आज तक 42 साल तक इनको सब पदों पर, चाहे वो कभी महाराष्ट्र आए हों एमपी बन के, तो वहाँ से बनाए इनको 2 बार, राष्ट्र में आए हो 5-6 बार, तो वहाँ उनको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, हाईकमान ने भी और कांग्रेस ने। आज जो कुछ भी हमारी पहचान देश के अंदर है, 135 करोड़ की आबादी है, कौन किसको जानता है? आज हम लोग जो भी हैं, हमारी पहचान कांग्रेस और हाईकमान के विश्वास के कारण है हमारी पहचान। कितने लोगों को चांस मिलता है? सबको मिल भी नहीं सकता है, तो कुछ लोगों को, चंद लोगों को चांस मिलता है। तो हाईकमान के सामने कितनी बड़ी चैलेंज होती है सेलेक्ट करने की
कि मैं किन को सरेंडर करूं, बाकी लोग क्या सोचेंगे। इस प्रकार से जो आज ये हम लोग 50, 60, 100 जो भी होंगे उसमें आजाद साहब भी शामिल हैं। उस रूप में आज 40-42 साल तक एनएसए में उससे पहले से थे, वो मान लो 50 साल होते हैं, तो 42 साल तक जिनको हमेशा पदों पे रखा हो, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी का महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, सब कुछ मिला हो, उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आजाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। पहले सोनिया गांधी जी बीमार थी तो पत्र लिखा, तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है, भर्ती है अस्पताल के अंदर, उस वक्त पत्र क्यों लिखा गया। अब वो जब चेकअप में गई अमेरिका, तो उस वक्त पत्र लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हो अमेरिका के उनको। ये बड़ी संवेदनशील बात मैं कह रहा हूँ। एक हमारी नेता, हमारी महबूब नेता, जिसने 20 साल से अधिक समय तक हमारे दबाव के कारण से राजनीति में आई हो, वो राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी। हम सबने दबाव दिया बार बार, कांग्रेस बचेगी तो आपके नाम से बचेगी, वरना कांग्रेस बिखर जाएगी। ये बात मैं कर रहा हूँ, 96 की बात कर रहा हूँ, जब सीताराम केसरी बने थे अध्यक्ष, तब भी मैं बात कर रहा हूँ, तब भी लोग बिखरने लगे थे आज की तरह। आप बताइए, उस वक्त से आज सोनिया जी ने कांग्रेस बचा के रखा। आज वो गई है चेकअप के लिए अमेरिका और आप पत्र शाया कर रहे हो। ये मानव, मैं समझता हूँ कि मानव स्वभाव के खिलाफ है, ये संवेदनशीलता के खिलाफ मैं मानता हूँ। पत्र में सर उन्होंने ये कहा, पत्र में ये कहा कि चापलूसों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफैन माने जाते थे उस वक्त में। पर संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। हमेशा मैं जब था अध्यक्ष एनएसए का, तो मेरे खिलाफ में भी कई नेता थे 73-74 के अंदर। अगर मान लो उस वक्त में दबाव में आकर के मुझे हटा देते यहाँ से, मेरे खिलाफ कई बड़े बड़े नेता थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। अगर हाईकमान दबाव में आके, मैं एक नौजवान था, 28 साल का था, मुझे हटा देते मान लो दबाव में, तो आज आपके सामने मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। तो ये जो टिप्पणियाँ की गई ना, उचित नहीं कही जा सकती, उचित नहीं कही जा सकती। सर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बच्चे जैसी बातें करते हैं, सब बोला, लिखा। वो बच्चे जैसी बातें वाली वो उस वक्त बोले जाते थे इनके लिए। उस वक्त में, ये आपको हकीकत बता रहा हूँ आपको, उस वक्त में भी संजय गांधी के साथ में अगर ये सब लोग थे, हम जैसे लोग खिलाफ भी थे, और मेरे जैसे लोग टिप्पणी अलग अलग तरीके करते होंगे, कोई इनकी तरह करते होंगे, कोई और ढंग से करते होंगे, पर टिप्पणी उस वक्त भी होती थी संजय गांधी के वक्त में, भयंकर होती थी देश के अंदर। उसके बाद में चांस उनको ही मिला जो इनके पक्ष में थे, ज्यादा मिला उन लोगों को चांस, हम जैसे लोगों को मिला जो साथ नहीं थे। ये चलता रहता है। आज उनको लगता है, मैं तो कह दिया ना आपको कि जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के पर है। जी क्या बोला उसके अंदर और क्या क्यों बोले होंगे, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा जी के कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से हैं। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती, मैं इतने कह सकता हूँ।